Hello everyone, welcome back to Literature Vidya. I am Ankita and today we are going to continue from where we left yesterday. Yesterday we had covered we covered Philip Sidney and Astrophil and Stella. Today we are going to deal with Apology of Poetry, also known as Defense of Poesy, right? So let's begin. Apology of Poetry. This is presented in the form of a speech. Okay, it's also known as Defense of Poesy, written in 1580s and published in the year 1595. 1580s में लिखा गया है, published in the year 1595 post the death of Sidney. Sidney की death 1586 में हो जाती है and this work is published in 1595. Apology of Poetry, right? Motivated and बेसिकली एपोलॉजी ऑफ पोइट्री उसने लिखी क्यों थी, ऐसा माना जाता है कि दिस वाज मोटिवेटेड बाय स्टीफन गॉसिन्स, राइट? स्टीफन गॉसिन्स से मोटिवेटेड थी बिकॉज स्टीफन गॉसिन्स एक इंडिविजुअल है हु अटैक्ड द इंग्लिश स्टेज इन हिज वर्क द स्कूल ऑफ अब्यूज रिटन इन 1579 एंड ही डेडिकेटेड दैट वर्क टू सिडनी, राइट? स्टीफन गॉसिन नाम का एक इंसान है जिसने एक वर्क लिखा बाय द नेम ऑफ स्कूल ऑफ अब्यूज और उसमें उसने इंग्लिश स्टेज को अटैक किया एंड ही डेडिकेटेड दैट बुक टू फिलिप सिडनी और फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी है बेसिकली उसका आंसर देने के लिए एंड ऑल्सो टू आंसर द जनरल क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड ऑन पोइट्री, राइट, वेदर बाय प्लेटो और अदर इंडिविजुअल्स. यस, सो Sidney here says that poetry is the combination of liveliness of history and ethics of philosophy, right? कह रहा है कि जो तुम पोइट्री पे इतने सवाल उठा रहे हो, पोइट्री जो है वो कॉम्बिनेशन है. It gives you history, it has that liveliness of history and it teaches you morals also, it teaches you ethics also which you learn when you learn philosophy, right? So क्या कह रहे हैं, ये हिस्ट्री प्लस फिलोसफी का दोनों का कॉन्सेप्ट पोइट्री तुम्हें प्रोवाइड कर रही है. It both delights you as well as delights you and also moves you towards moral actions, right? So he's praising poetry and also defending poetry at the same time. Okay, then he characterized poetry into three kinds. उसके बाद उसने पोइट्री को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है. एक रिलीजियस पोइट्री, राइट, जहां पे हम लोग गॉड और गॉड के एक्सेलेंस के बारे में बात करते हैं. दूसरा जो उसने कैटेगराइज करा है वो है हमारी फिलोसफिकल पोइट्री, राइट, जहां पे ही इज टॉकिंग अबाउट द मॉरल लेसन्स दैट द पोइट्री गिव्स यू, राइट. एंड द थर्ड इज द इमेजिनेटिव पोइट्री जिसको उसने क्या कहा है, ट्रू पोइट्री कहा है और कह रहा है कि इसका पर्पस जो होता है दैट इज टू टीच एंड डिलाइट. बाद में इसने इमेजिनेटिव पोइट्री को भी फर्दर कैटेगराइज किया है एज लिरिकल, पेस्टोरल, हेरोइक, कॉमिक एंड ट्रेजिक, राइट. तो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रिलीजियस, फिलोसफिकल और इमेजिनेटिव. रिलीजियस गॉड के गुणगान गाने के लिए, फिलोसफिकल तुम्हें मॉरल लेसन्स टीच करने के लिए और इमेजिनेटिव का पर्पस होता है बोथ टू टीच एंड डिलाइट. वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, लिरिकल, पेस्टोरल, हीरोइक, कॉमिक, ट्रेजेडी एंड डिफरेंट अदर फॉर्म्स. दिस आइडिया ऑफ इमेजिनेटिव पोइट्री सिर्फ पहली बार पुट फॉरवर्ड नहीं हुआ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ टीच प्लस डिलाइट was initially put forward by Horace also, right? Then moving forward we say in the work he praises Geoffrey Chaucer, right? इस work में he's praising the works of Geoffrey Chaucer, the Trialist and Cressidi and the Mirror of Magistrate. You have to remember कि Defense of Poetry में इसने Chaucer के दो कामों को praise किया है. One is Trialist and Cressidi and second is the Mirror of Magistrates, right? And also Edmund Spenser, the Shepherd Calendar. Questions are asked. किन दो कामों को चौसर के इसने प्रेज किया है, तो इट्स ट्रायोलिस एंड क्रिसीडी एंड द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, राइट. और एडमंड स्पेंसर के शेफर्ड कैलेंडर. इट इज शेफर्ड कैलेंडर, नॉट द फेरी क्वीन. रिमेंबर, ही हैज प्रेज्ड द शेफर्ड कैलेंडर. ओके, हियर ही सेज दैट surpasses all literary genres as it has the ability to stir audience to virtuous action, right? ये कह रहा है कि पोइट्री जो है वो सबसे ऊंचे दर्जे पर आती है किसी भी जॉनर ऑफ लिटरेचर में. पोइट्री का दर्जा सबसे ऊंचा है क्योंकि वो हमारे ऑडियंस को मोरालिटी की तरफ ले जाती है, गुड एक्शन की तरफ ले जाती है, राइट. इट बिगेन्स विद एक्सोडियम वेयर ही रिलेट्स हिज कॉन्वर्सेशन विद जॉन पिएट्रो पुग्लियानो, राइट. ये बिगेन होती है एक्सोडियम के साथ जहां पे वो अपनी कॉन्वर्सेशंस को किसके साथ रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही रिलेट्स हिज कॉन्वर्सेशन विद जॉन पिएट्रो पुग्लियानो, राइट. रिमेंबर द नेम, जॉन पिएट्रो पुग्लियानो, राइट. एंड हिज प्रेज ऑफ हॉर्समैनशिप. जैसे जॉन पिएट्रो पुग्लियानो हॉर्समैनशिप की प्रेज करता है वैसे ही सिडनी भी एग्जैक्टली एज जॉन पिएट्रो पुग्लियानो प्रेजेस द हॉर्समैनशिप. इन द सेम वे हमारे सिडनी साहब जो होता है ही इज प्रेजिंग पोइट्री. ही इज वर्किंग ऑन द सेम एनोलॉजी एज जॉन पिएट्रो पुग्लियानो. ओके, देन ही सेज पोएट एंड प्रॉफिट. Roman used same word for both and said poet means maker, hence placed them above
राइटर ऑफ अदर जॉनर्स, राइट। उसने बोला कि रोमन्स ने हमेशा एक बात करी है कि पोएट हो या प्रॉफिट हो, दोनों एक ही मतलब है। मतलब ही इज सेइंग, ही इज कंपेयरिंग अ पोएट टू अ प्रॉफिट, टू अ मेकर, राइट। एंड ही इज सेइंग दैट द पोएट ऑल्सो हैज द सेम प्लेस इन द सोसाइटी एज दैट ऑफ अ प्रॉफिट, right? Poetry presents you an improved version of nature, okay, and reality. And he says that poetry is an imitative art whose purpose is to teach and delight, and it also has a unique power to move audience towards virtue, right? ये कह रहे हैं कि अक्सर ये बात बोली जाती है, इवन एरिस्टोटल ने भी कहा है या फिर प्लेटो ने अक्यूज किया है कि पोइट्री जो है वो इमिटेट करती है, राइट। पर जैसे एरिस्टोटल ने कहा कि ये क्रिएटिव प्रोसेस है, राइट, वैसे ही सिडनी ने भी कहा है कि हम इमिटेट करते हैं, बट दिस इमिटेशन इज नॉट एग्जैक्ट इमिटेशन, दिस इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। सिडनी एक स्टेप और फॉरवर्ड जाते हुए कहते हैं कि हम एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं करते, वी इन फैक्ट प्रेजेंट यू अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रियलिटी, हम तुमको रियलिटी से भी कुछ अच्छा बेहतर देते हैं, राइट। सो पोइट्री ही सेज इज प्रेजेंटिंग टू यू अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ रियलिटी, राइट। That is what he is, this is how he is defending poetry, right? Right, that it is doing dual purpose, to teach as well as to delight and moving audience towards virtue, okay. Then next point he says, he also talks about 8 subgenres of poetry. Further, he talks about 8 subgenres of poetry, that is heroic, lyric, tragic, comic, satiric, iambic, elegiac and pastoral. ये सारी इमेजिनेटिव पोइट्री की कैटेगरी में आती हैं, ओके। देन there are 2 examinations that he puts forward. First, he compares poetry with philosophy and history, right, and says that poetry is superior. ये हम बात ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं कि अगर पूछा, ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि पोइट्री को किन 2 फील्ड्स के साथ कंपेयर किया गया है। सो यू हैव टू रिमेंबर ही इज कंपेयर्ड पोइट्री टू हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ही सेज हिस्ट्री का काम होता है फैक्ट्स बताना, तुम्हें डिलाइट करना फैक्ट्स के साथ, और फिलोसफी का काम होता है तुम्हें मॉरल वर्च्यू की तरफ ले जाना। पर जो पोइट्री है वो दोनों ही काम कर रहा है, इट्स इवन टीचिंग यू एंड इट्स ऑल्सो डिलाइटिंग यू। तो इसका जो पोइट्री का जो जॉनर है वो अबव है किसी भी genre of literature से, okay. Now then he's dealing with various accusations that were put on poetry, right? He says the accusations that were put were that poetry is a waste of time, poetry, the poets are liars, poetry is a bad influence. All of these accusations were put forward by Plato कि poetry waste of time है, poet झूठे होते हैं, poetry जो है वो society पे bad influence डालती है, and Plato banished poets from his republic, right? Or that the poetry is a nurse of abuses. And Sidney here defends each and every accusation put forward on poetry, right? So he says that poetry is not a waste of time. It in fact has the aim to teach and delight. कह रहा है कि waste of time नहीं है, इसका aim होता है teach और delight दोनों करने का, right? He says in fact अगर हम देखें तो poetry से बड़ा source of learning कुछ नहीं है. Poetry is a noble action. It is the greatest source of learning. Okay. Then he says poet never affirms. Then how can, okay, तो पहला वेस्ट ऑफ टाइम तुमने बोला, तो उसमें इसने कहा कि वेस्ट ऑफ टाइम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हें दोनों काम करता है, हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों के काम करता है, वो तुम्हें टीच भी कर रहा है, डिलाइट भी कर रहा है। सो हाउ कैन यू कॉल इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? इट इज इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट यूसेज ऑफ टाइम, द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। सेकंड में हमने ये बोला गया है कि जो पोएट्स होते हैं वो लायर्स होते हैं, पर इस चीज को डिफेंड करते हुए उसने कहा है कि पोएट्स तो कभी किसी चीज को एफर्म करते ही नहीं है, राइट? द पोएट्स नेवर टॉक अबाउट फैक्ट्स, राइट? वो कभी भी फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करते। इन फैक्ट दे ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट कुड बी, राइट, और व्हाट माइट बी और व्हाट इट शुड बी लाइक। दे नेवर टॉक अबाउट व्हाट इट इज, राइट, और व्हाट इट इज नॉट। फैक्ट और ट्रूथ का बात करना पोइट्री के जॉनर में ही नहीं है। दिस इज दी हिस्ट्री वाले फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, साइंस वाले फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, पर पोइट्री जो होता है इट नेवर प्रेजेंट्स यू विद फैक्ट्स, इट ऑलवेज प्रेजेंट्स यू विद व्हाट शुड और शुड नॉट बी, है ना? एस्ट्रोनॉमर्स, हिस्टोरियंस, ये सब फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं। पोएट एक आइडियल सोसाइटी की तरफ तुम्हें ले जाता है, इट टेल्स यू व्हाट इट शुड बी एंड व्हाट इट शुड नॉट बी, राइट? सो इट कैन नॉट बी अ लाइन प्रोसेस, तो झूठ तो हो ही नहीं सकता, राइट? देन थर्ड इट सेज कि ऐसा बोला जाता है कि पोइट्री बैड इन्फ्लुएंस डालता है, तो इस चीज को डिफेंड करते हुए वो कहते हैं कि पोइट्री कोई किसी को बैड इन्फ्लुएंस नहीं डालता है किसी के ऊपर। बेसिकली पोइट्री अब्यूजेस मैन्स विट, ऐसा बोला गया, राइट? सिंफुल लस्टफुल एक्शंस की तरफ ले जाता है। बट सिडनी कहता है कि ये कोई आर्ट की गलती नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर पोएट है जिसने इस आर्ट को अब्यूज किया है। आर्ट इटसेल्फ इज नॉट अब्यूज्ड, राइट? कह रहे हैं अगर तुम इस चीज को बोल रहे हो कि पोइट्री अब्यूज्ड है, तो पोइट्री अब्यूज्ड नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पोएट है जिसने पोइट्री को अब्यूज किया है, right? That does not mean that the entire art of poetry is abused, right?
That is what he is trying to say. He caters to the point where they say that poetry abuses man's wit, sinful and lustful love. But here, Sidney says that there are particular poets who have abused their art, but art itself is not abused. Okay. Plato, then further, and the last thing that they put forward is that Plato banished poets from the ideal world, right? ऐसा बोला गया कि पोएट ने अपने रिपब्लिक से सारे पोएट्स को दखल मतलब बाहर निकाल दिया था, राइट? तो प्लेटो इन हिज रिपब्लिक डिड नॉट बैनिश पोएट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि प्लेटो ने पोएट्स को बैनिश नहीं किया था, डिड नॉट बैनिश पोएट्स बट रादर अब्यूज ऑफ पोएट्री. उसने पोएट्स को बैनिश नहीं किया था, इनफैक्ट उसने उस कैटेगरी ऑफ पोएट्स को बैनिश किया था जिन्होंने पोएट्री को अब्यूज किया है. ही ऑल्सो आस्क्ड टू बैनिश दोज पोएट्स हु आर नॉट एबल टू इंस्ट्रक्ट एंड आर बेस, राइट? जो पोएट्री को, उन पोएट्स को बाहर निकालने के बोला था जो पोएट्री को मिसयूज करते हैं या उस पोएट्री का इस्तेमाल करके अब्यूज फैलाते हैं. उन पोएट्स को he has not banished the very art of poetry. That's what Sidney here tells. Then imitative का हम already concept discuss कर चुके हैं. I'm going to just read it out. He says that poets present the reality better than the reality, and it is a creative process. It takes us towards the ideal state, right? He condemns the use of ostentatious dictions and use of far-fetched words or effective use of excessive use of metaphor, right? ये वो कहते हैं कि इतने गाउडी words, इतना ज़्यादा ornamentation, इतना ज़्यादा ostentatious diction, इतना ज़्यादा far-fetched word या फिर excessive use of metaphor या फिर ज़्यादा rhyme, meter, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, मतलब heavy ornamentation को उसने reject किया है. उसने and he has said a line that is, it is not rhyming and versing that make a poet, right? कह रहे हैं कि rhyme और verse नहीं है जो पोएट को पोएट बनाते हैं, राइट? सो ही इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ओवर ऑर्नामेंटेशन इन पोएट्री, राइट? एंड ही सेज इट इज नॉट राइमिंग एंड वर्सिंग दैट मेक्स द पोएट. ओके, I hope we are now clear with the concept of the apology of poetry or the defense of poetry. I have tried and covered each and every point. I think now you will be able to answer the questions that are asked in the examination. Okay, so here we wrap up our session. If you like the session, please hit the like button, give your important comments, share it with your friends, subscribe to our channel. See you in the next class, and in the next class we are going to discuss Arcadia, another important work written by Philip Sidney. Okay, see you.